का BST पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये बातें पहुंच सके। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। BST पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग के सामने पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग के सामने ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आप लोग जानते ही हैं। दूसरा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यहाँ ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। इसका सही उत्तर होगा BN राव। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। और G. ऑस्टिन, आप लोग नाम याद रखिएगा, G. ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। और भारतीय संविधान का जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये याद रखिएगा आप लोग, आयरलैंड। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और इसे एक दो अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन होगा। ग्राम पंचायत का गठन होगा, ये चीज़ अनुच्छेद 40 में कहा गया है। तथा समान नागरिक संहिता लागू करने की बात अनुच्छेद 44 में कहा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ये बातें हुई। अगला प्रश्न कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कहने का तात्पर्य, जो भी लोग उपराष्ट्रपति बनेगा और राज्यसभा का सभापति अपने आप बन जाएगा, उसके लिए किसी भी प्रकार की दूसरी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, और ये पद अनिवार्य किया गया है, ये होगा ही। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में कहा गया है कि ये अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का पद अनिवार्य होगा। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है यही चीज़ कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और अनुच्छेद 65 में फिर बता दिया गया है
कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। और उपराष्ट्रपति को बात आती है शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और ये अनुच्छेद 69 के अनुसार। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष और इसका वर्णन अनुच्छेद 67 में है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं फिर से मैं आप लोग को एक बार रिपीट कर दूं कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और ये अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये पदेन सभापति होते हैं। फिर अनुच्छेद 65 में कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के समय। उसके बाद अनुच्छेद 67 में आप लोग को बताया कि जिसमें कार्यकाल बताया गया है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, अनुच्छेद 67। फिर अनुच्छेद 69 में आप लोग को बताया जिसमें इसका शपथ का प्रावधान है और शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित इतनी सारी चीज़ें हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये चीज़ अनुच्छेद 75 में वर्णित है। और प्रधानमंत्री के बारे में एक चीज़ और वर्णित है, आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाएगा। अनुच्छेद 74 में ये चीज़ें कही गई है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये चीज़ बताया गया है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। थोड़ा सा लोकसभा की हम लोग चर्चा कर लें कि लोकसभा की गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 81 में। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये आप सभी लोग को पता ही होगा। और लोकसभा में मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया है। तो लोकसभा से संबंधित इतनी सारी चीज़ें हुई। अगला प्रश्न 7वां, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौता में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो 64 से 67, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 में, तो उसी वक्त समझौता में 66 में इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1/10। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दलों के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है, जो भी विधायक लोग वहाँ चुनकर संसद में चले जाते हैं, तो उसकी पहली बैठक में ही लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो
इसका वर्णन अनुच्छेद 317 में है कि किस प्रकार से लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाएगा। तो लोक सेवा आयोग का वर्णन भाग 14 में है। भाग 14 में है। अगर अनुच्छेद आप लोगों से टोटल पूछे तो लोक सेवा का वर्णन 315 से लेकर 323 तक, इसके गठन, प्रक्रिया, सारी चीज़ें का वर्णन 315 से 323 तक है। और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष हो जाए या उनकी आयु 65 वर्ष पूरा हो जाए। उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो या कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का हो, उसके बाद उन्हें पदमुक्त होना पड़ता है। और इनमें अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो लगभग 9 से 11 लोग इनमें होते हैं। अगर इन्हें अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र देना हो तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और अनुच्छेद 316 में इनकी नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति, जिसका कि गठन 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, उसमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थानी। जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त इसमें 14 भाषा थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसमें सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया। और फिर 93वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें मैथिली, संथाली तथा डोगरी को जोड़ा गया। इस प्रकार टोटल अभी इसमें 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग का अगर संविधान में बात की जाए तो इसका वर्णन भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में इसके गठन की प्रक्रिया है। तो इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। और इसका भी कार्यकाल वही, कार्यकाल का 6 वर्ष पूरा हो जाए या सदस्य की आयु 65 वर्ष पूरी हो जाए। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1952 में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं। आपातकाल 3 प्रकार की आपातकाल होती है। अब उसकी चर्चा थोड़ा सा मैं आप लोग के सामने यहाँ कर दूं। 352, 356 तथा 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल,
356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। अगर राष्ट्रपति आपात की बात की जाए तो ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग समय पे उस स्थिति के अनुसार वहाँ कई बार लगा है। लेकिन 352 अगर राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये भारत में अभी तक 3 बार लगा है। 3 बार। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। इस आपातकाल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लगाई थी। तो 1962 में चीन से युद्ध हुआ, तो उस वक्त राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और उस राष्ट्रीय आपातकाल को स्थगन की घोषणा से पूर्व ही 1965 में फिर युद्ध हो गया पाकिस्तान से। तो यही आगे चलता गया। तो 1962 से 1968 तक, 1962 से 1968 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा। फिर 1971 में आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश वाला मामला हुआ था, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। और 1975 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपातकाल लगाई थी। तो आपातकाल से संबंधित और भी कुछ बातें। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि 3 बार लगा था, 1962, 1971 तथा 1975। 1962 से 68 तक रह गया और ये फिर 1971 में लगाया गया और फिर 1975 से 77। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वह 3 आधार पर लगाया जाता है। वो पहला, किसी देश के साथ युद्ध के समय अगर कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो तो इसे लगाया जा सकता है। और तीसरा, आंतरिक अशांति, ये 3 आधार पे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो इंदिरा गांधी जो लगाई थी ये राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति की वजह से, और 2 बार युद्ध मतलब बाह्य कारण थे। तो हालांकि अब संविधान में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। अब आंतरिक अशांति की जगह इसे लिखा गया सशस्त्र विद्रोह था। तीसरा कारण अब कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह, और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।